हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे जान पहचान क्लास 10th और सबक नंबर 7 है। सबक का उन्वान है ज़बानों का घर हिंदुस्तान और इसके राइटर हैं सैयद एहतिशाम हुसैन। तो चलिए करते हैं। ज़बानों का घर हिंदुस्तान। मुश्किल अल्फाज के मायने हैं देश यानी कि मुल्क, देश, कबीला यानी कि गिरोह, प्राकृत अवामी बोली या आम बोलचाल की ज़बान। चलिए अब करते हैं सबक का खुलासा। हिंदुस्तान एक लंबा चौड़ा मुल्क है जिसमें ऊंचे ऊंचे पहाड़, गहरी नदियां, दरिया भी हैं और रेगिस्तान भी हैं। यहाँ कहीं बंजर ज़मीन है तो दूसरी तरफ सोना उगलती मिट्टी भी। यहाँ मुख्तलिफ रंग और नस्ल के लोग रहते हैं जो छोटे बड़े कद के हैं तो दूसरी तरफ खूबसूरत और बदसूरत भी। इस हिंदुस्तान में आज भी जंगलों की तरह जिंदगी बसर करने वाले भी हैं और बड़े बड़े शहरों में महज़ब पढ़े लिखे लोग भी। ये लोग मुख्तलिफ ज़बानें और बोलियां बोलते हैं। हमारे इस देश में कुछ ऐसे लोग हैं जिनके आबा व अजदाद 5000 बरस पहले यहाँ आकर बसे। हमारे इस देश में कुछ ऐसे लोग हैं जिनके आबा व अजदाद यानी कि जो उनके बड़े थे वो 5000 बरस पहले यहाँ आकर बसे। कुछ ऐसे हैं जिन्हें थोड़े ही दिन हुए हैं, चुनांचा हमारा मुल्क भांत भांत के रंग व नस्ल और मुख्तलिफ बोलियों और ज़बानों के बोलने वालों से मिलजुल कर एक बड़ा मुल्क बन गया है। हम जानते हैं कि पहले ज़्यादातर लोग वहशियों की तरह जिंदगी बसर करते थे। जानवरों का शिकार करते, दरख्तों के फल, पत्ते और जड़ खाकर पेट भरते थे। उनमें से कुछ लोग यहाँ भी पहुँचे। उनकी नस्ल के लोग बंगाल, बिहार, छोटा नागपुर और विंध्याचल के पहाड़ों के करीब पाए जाते हैं। वो जो ज़बान बोलते थे वो आज भी अलग हैं। वो लोग जो ज़बान बोलते थे वो आज भी अलग हैं। उनमें से गोल और मुंडा कबीले मशहूर हैं। उनके 1000-1500 वर्ष के बाद पश्चिम की तरफ से द्राविड़ लोग आए। वो लोग द्राविड़ थे। आज भी मद्रास, आंध्र प्रदेश और केरल में यही लोग आते हैं। तमिल, तेलुगु उन्हीं लोगों की ज़बानें हैं। ईरान, चीन और तुर्किस्तान में एक ऐसी कौम बसती थी। ईरान, चीन और तुर्किस्तान में एक ऐसी कौम बसती थी जिसे आमतौर से तारीख में आर्य कहा जाता है। तो आर्य किसे कहा जाता है कि ईरान, चीन और तुर्किस्तान में एक ऐसी कौम बसी जिसे आमतौर से तारीख में आर्य कहा जाता है। ये लोग खूबसूरत और बहादुर थे मगर घोड़े से काम लेना और खेती करना जानते थे। लगभग 3500 वर्ष पहले ये हिंदुस्तान आए। ये लोग जो ज़बान बोलते थे उसे आर्याई कहते हैं। इस ज़बान में बहुत सी नज़में, भजन और गीत लिखे। संस्कृत, यूनानी, जर्मन, पुराने ज़माने की फारसी और यूरोप की कई ज़बानें इसी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती हैं। संस्कृत हिंदुस्तान में बसने वाले आर्यों की ज़बान थी। तमाम लोग संस्कृत नहीं बोल सकते थे। पुराने बसने वाले अपनी पुरानी बोलियां बोलते या मिली जुली ज़बानें। इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता यानी कि इसी तरह धीरे धीरे संस्कृत जो है वो ऊंची जात के ब्राह्मणों की ज़बान बन गई। आम लोग प्राकृत बोलते थे। ये अवामी ज़बान थी और अलग अलग इलाकों की अलग अलग प्राकृतें थी। जब बुद्ध मत का उरूज हुआ तो इसका मुकाबला करने के लिए साधु और संतों ने एक आम लोगों पर असर डालने के लिए प्राकृतों ही में गीत और भजन लिखे, धर्म कर्म की बातें की
उत्तरी भारत में जो प्राकृत बोली जाती थी उसे शोर सीनी कहते थे। इससे वो भाषाएं पैदा हुई जिन्हें हिंदू और उर्दू कहते हैं। बंगाली, मराठी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी, आसामी और आरियाई भी नई आरियाई ज़बानें हैं। 1000 साल से जो नई ज़बानें हिंदुस्तान में बोली जाने लगी उनमें से उर्दू है। ये ज़बान भी बाहर से नहीं आई, यहीं पैदा हुई है। लोगों ने इसे तरक्की दी। ये ज़बान अगर कहीं दूसरे मुल्क में भी बोली जाएगी तो वहाँ की ज़बान नहीं बन जाएगी, हिंदुस्तानी ही रहेगी। अब हम मश्क़ी सवाल व जवाब करेंगे। हिंदुस्तान की खुसूसियात क्या हैं? जवाब: हिंदुस्तान एक लंबा चौड़ा देश है जिसमें कहीं ऊंचे पहाड़, गहरी नदियां हैं, कहीं रेगिस्तान, कहीं ज़मीन ज़रख़ेज़ है, कहीं बंजर। यहाँ गोरे, काले, लंबे, चौड़े और छोटे कद वाले लोग भी बसते हैं। बदसूरत और खूबसूरत भी। जंगलों की तरह जिंदगी बसर करने वाले लोग भी हैं और शहरों में भी लोग बसते हैं। इस देश में तरह तरह की बोलियां और ज़बानें बोलने वाले लोग और अजीब अजीब ढंग की कौमें बसती हैं। सवाल नंबर 2 है, हिंदुस्तान की कबायली नस्लों के नाम क्या हैं? जवाब: कोल और मुंडा मशहूर कबायली नस्लों के लोगों के अलावा दीगर कबायली नस्लों के लोग रहते हैं। सवाल नंबर 3 है, द्राविड़ कौन सी ज़बानें बोलते हैं? जवाब: द्राविड़ तमिल तेलुगु ज़बानें बोलते हैं। सवाल नंबर 4 है, संस्कृत किस ज़बान की शाख है? तो जवाब है संस्कृत आरियाई ज़बान की शाख है। सवाल नंबर 5 है, उत्तर भारत में कौन सी प्राकृत बोली जाती थी? जवाब: उत्तर भारत में बोली जाने वाली प्राकृत को शोर सीनी कहते हैं। सवाल नंबर 6 है, हिंद आरियाई ज़बानें कौन कौन सी हैं? जवाब: बंगाली, मराठी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी, आसामी और उड़िया हिंद आरियाई ज़बानें हैं। सवाल नंबर 7 है, उर्दू कहाँ पैदा हुई और किस ज़बान से निकली? उर्दू कहाँ पैदा हुई और किस ज़बान से निकली? जवाब: उत्तरी भारत यानी कि शुमाली हिंदुस्तान में जो प्राकृत बोली जाती थी उसे शोर सीनी कहते हैं। इस शोर सीनी से उर्दू पैदा हुई। उर्दू ज़बान से मुताल्लिक़ यह यानी कि उर्दू ज़बान में एक मज़मून। उर्दू का जन्म हिंदुस्तान में हुआ। इसका ताल्लुक़ हिंद आरियाई ज़बान से है। उर्दू गंगा जमनी तहज़ीब की अलामत है जिसकी तश्कील में हिंदुस्तान की मुख्तलिफ बोलियों और ज़बानों के अल्फाज शामिल हैं। उर्दू किसी एक फ़िरक़े, ज़ात या मज़हब के बोलने वाले लोग की ज़बान नहीं। ये ज़बान हिंदुस्तान में कश्मीर से कन्याकुमारी तक, बंगाल से मुंबई तक बोली और समझी जाती है। हिंदुस्तान के मुख्तलिफ सूबों की अपनी अपनी बोलियां हैं, जैसे पंजाबी, हरियाणवी, कश्मीर, बंगाली, मराठी, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम वगैरह। इन इलाकों में भी उर्दू अच्छी तरह समझी जाती है। उर्दू को परवान चढ़ाने में सूफिया इकराम, फौजी, सिपाही, ताजिर, पेशावर लोगों के अलावा हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी ने हिस्सा लिया। अदब, ये जो अदब है वहाँ नशरी और शायरी अदब वजूद में आया। कली कुतुब शाह, मुल्ला वजही जैसे शायरों ने इसे गले लगाया। शुमाली हिंदुस्तान में आबरू शाह, हातिम, मीर तकी मीर, ख्वाजा मीर दर्द, मिर्ज़ा सौदा, नासिर, खाती, शिनशाह, मुसफ़ी, मीर हसन, दया शंकर, नसीम, मीर अनीस, मिर्ज़ा दुबैर जैसे शुअरा ने इसकी खूब परवरिश करी। नसर निगारों में मीर अमन, रजब अली बेग सरवर, मिर्ज़ा गालिब, डिप्टी नज़ीर अहमद, पंडित रतन नाथ सरशार, मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली, मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने नसर में आला पैमाने की किताबें लिखीं। 20वीं सदी में
ہندو مسلم ادیبوں اور شاعروں نے نظم و نثار میں بے شمار اضافے کیے۔ اردو مسلمانوں کی زبان ہے اور یہ باہر سے ان دنوں کہا جاتا ہے کہ یہ اردو مسلمانوں کی زبان ہے اور یہ باہر سے آئی ہے، ایسا کہنا انتہائی غلط اور تعصب پر مبنی ہے۔ اردو زبان باہر سے نہیں آئی، یہیں پیدا ہوئی ہے اور یہیں کے لوگوں نے اسے ترقی دی۔ اس کی بناوٹ، اس کا رنگ روپ سب ہندوستانی ہے۔ ہندو مسلم سکھ عیسائی اردو کے ادیب شاعر ہیں۔ اس زبان کی مٹھاس لوچ پر سب عاشق ہیں اور کہتے ہیں کہ اردو ایک زبان ہی نہیں ایک تہذیب بھی ہے۔ تو یہ ہمارا لیسن کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ اچھے سے سمجھ آیا ہوگا۔ السلام علیکم۔